आज आपको जो पहला अध्याय अपना कंप्लीट हो गया है उसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको लिखवा रहे हैं। आप सभी इसको होमवर्क में करेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तापमान है 300 केल्विन और दूसरा तापमान है 573 केल्विन। इसके लिए जैसे 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, ये इसके आधार पे होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से 273 केल्विन के बराबर होता है। इस आधार पे इसको हम सेल्सियस में बदलेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। इसके लिए तो वही रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 डिग्री केल्विन। ये तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस। इसको हम इस प्रकार करेंगे, 300 केल्विन तापमान है तो अगर इसको सेल्सियस में बदलना है तो इसमें से 273 केल्विन घटा देंगे। इसको अगर सेल्सियस में बदलना है तो इसमें से 273 घटाना पड़ेगा, इसमें से भी 273 घटाना पड़ेगा। अगर इसको केल्विन में बदलना है, डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो इसमें 273 जोड़ेंगे, इसमें 273 जोड़ेंगे। इस प्रकार से अब है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। कुछ सवाल दिए गए हैं, उनको कारण सहित समझाना है। नैफ्थलीन को रखा रहने देने पर कुछ समय के पश्चात कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। अर्थात नैफ्थलीन को अगर हम कमरे में खुला रख दें तो कुछ समय बाद वो गायब हो जाता है। बताओ क्यों हो जाता है? आपने ऊर्ध्वपाती पदार्थों के बारे में पढ़ा है कि बिना ठोस में, बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं। तो यह भी कमरे के ताप पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल के उड़ जाता है। अगली बात है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। यानी कमरे में कोई इत्र रखा हुआ है तो दूर बैठे भी हमें उसकी गंध का, सुगंध का पता लग जाता है। क्यों? आपने पढ़ा है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, तो कमरे के तापमान पर इस इत्र के कण भी गतिशील हो जाते हैं और उड़ करके हमारे नाक तक पहुंच जाते हैं और हमें इसकी गंध का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार निम्नलिखित पदार्थों, अगला सवाल है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे कम किसमें है, फिर बढ़ता जा रहा है, उस क्रम में इसको रहना है। तो सबसे कम आकर्षण बल हम जानते हैं कि गैसें जो होती हैं उनके कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो सबसे पहले हम इसको गैसों को रखेंगे, ऑक्सीजन गैस आएगी। उसके बाद द्रव पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच आकर्षण बल गैस की तुलना में कुछ अधिक होता है। इसके बाद में द्रव पदार्थ, यहाँ पर जल है, जल को रख देंगे। और तीसरा आता है कि सबसे ज्यादा जो आकर्षण बल है वो ठोस में होता है, ठोस के कणों के मध्य होता है। तो यहाँ पर ठोस है चीनी, इसको सभी लास्ट में रखते हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? यानी पहला है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री पर जल की अवस्था ठोस, द्रव, गैस में कौन सी होगी? हम जानते हैं कि जल का जो जमने का जो तापमान है, हिमांक बिंदु है, वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री पर तो ठोस में बदल जाता है, 100 डिग्री पर यह गैस में बदल जाता है और 0 से 100 के बीच में ये द्रवावस्था में रहता है।
तो 25 डिग्री तापमान है तो द्रव अवस्था में रहेगा, 0 डिग्री पर है ठोस अवस्था में आ जाएगा, 100 डिग्री पर है गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। इस प्रकार की हम इनकी अवस्थाओं को बता। अब अगला सवाल लेते हैं कि पुष्टि हेतु कारण लिखें। इसके उत्तर की हमें पुष्टि करनी है। जल कमरे के तापमान पर द्रव है, यह आप लोग जानते हैं कि कमरे के तापमान पर जल द्रवावस्था में होता है। अब इसकी पुष्टि करके बताओ क्यों होता है। तो इसके लिए है, आप लोग जानते हैं कि जल 0 डिग्री पर तो ठोस अवस्था में आ जाता है अर्थात बर्फ बन जाती है, और 100 डिग्री पर इसको रखते हैं तो ये भाप में बदलने लगता है अर्थात इसकी गैसीय अवस्था आ जाती है। तो 0 से 100 के बीच में ये द्रवावस्था में पाया जाता है, और जो कमरे का ताप होता है वो सामान्यतः 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, अतः जल कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होगा। अगला लेते हैं, लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस है। कमरे के तापमान में ठोस क्यों है? क्योंकि लोहे का जो गलनांक होता है वो लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस होता है, और चूंकि कमरे का तापमान 25-30 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है, अतः कमरे के तापमान पर अलमारी ठोस अवस्था में होती है। अगला प्रश्न लेते हैं, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? एक तो हमारे पास में उबलता हुआ जल है और एक जल की भाप है, और दोनों का तापमान एक ही है, तो जलने की तीव्रता भाप में अधिक होगी, क्योंकि अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बढ़ता है। जल 100 डिग्री पर उबलना शुरू हो गया और वो भाप में बदल रहा है। जल का तापमान भी 100 डिग्री है और भाप का तापमान भी 100 डिग्री है, लेकिन जो इस दौरान हम उसको ऊष्मा ऊर्जा दे रहे हैं वो भाप को बदलने में काम आ रही है, और वो अतिरिक्त ऊर्जा है वो भाप के अंदर एकत्र होती जाती है। हालांकि दोनों का तापमान बराबर है, अतः दोनों में से जलने की तीव्रता भाप में अधिक होगी, जल में उबलते जल में कम होगी। अब हम अगला अध्याय लेते हैं, अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? हम अपने आसपास खूब सारे पदार्थ देखते हैं दैनिक जीवन में, जैसे दूध है, घी है, और क्या नाम उसका, जैसे नमक है, जल है। तो क्या ये शुद्ध हैं? इनके पैकेट भी आते हैं, जैसे जल बोतल के अंदर आता है, घी के पैकेट आते हैं, दूध के पैकेट आते हैं, उन पर लिखा होता है शुद्ध पदार्थ। मसाले में लिखा होता है शुद्ध मसाला। तो क्या ये वास्तव में शुद्ध हैं? अगर सामान्य व्यक्ति की बात करें तो उनके लिए तो ये सब शुद्ध हैं, लेकिन ये पदार्थ शुद्ध नहीं है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो ये पदार्थ शुद्ध नहीं है, अशुद्ध पदार्थ है ये। वैज्ञानिक किसको शुद्ध पदार्थ मानते हैं? जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम शुद्ध मानते हैं। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण जल एक शुद्ध पदार्थ है। अगर इसमें कोई लवण घुले नहीं हो तो ये शुद्ध पदार्थ है। इसी तरह से नमक का जो पैकेट आता है उसमें नमक के साथ में आयोडीन मिला हुआ आता है, तब उसको हम शुद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि एक तो आयोडीन के कण हो गए और दूसरा नमक के कण हो गए, तब हम उसको शुद्ध नहीं कहेंगे। जल में भी अगर लवण घुले हुए हैं तो उसको शुद्ध नहीं कह सकते। अगर इसमें कोई लवण आदि घुले नहीं है तो हम इसको शुद्ध कहेंगे। दूध का अगर हम देखें तो दूध में जल भी होता है, इसमें कैल्शियम भी होता है, इसमें वसा के कण भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है, अतः इसमें कई सारे पदार्थ के कण मिले होते हैं, हम इसको शुद्ध पदार्थ
नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से ये थी शुद्ध पदार्थ की परिभाषा। अब देते हैं मिश्रण। अगली परिभाषा देते हैं मिश्रण। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। यानी मिश्रण में 2-3 पदार्थ हो सकते हैं और वो किसी भी मात्रा में मिले हो सकते हैं। इन मिश्रण के इन अवयवों को भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो मिश्रण में जो उसके अवयव मिले होते हैं उनको सामान्य भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अब मिश्रण के प्रकार लेते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांगी मिश्रण और नंबर 2 विसमांगी मिश्रण। दो प्रकार के होते हैं मिश्रण। एक तो हो गए समांगी मिश्रण और दूसरे समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण परिभाषा इसकी वह मिश्रण जिसके विभिन्न अवयव एक ही प्रावस्था में होते हैं, एक ही प्रावस्था में होते हैं, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए लिया वायु। आप लोग सभी जानते हैं कि वायु में बहुत सारी वायु होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। ये सारी की सारी मिक्स होती है इसमें और सारे गैसीय अवस्था में हैं। अतः सभी जो इसके अवयव का मतलब होगा इसके भाग। तो वायु के कितने अवयव हो गए? वायु के बहुत सारे अवयव हो गए, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि। ये सारे अवयव की जो अवस्था है, प्रावस्था है, भौतिक अवस्था, वो एक ही है। ये सारी गैस है, इसलिए ऐसे मिश्रण को हम कहेंगे समांगी मिश्रण और इसका उदाहरण हो गया वायु। अगला दूसरा लेते हैं विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसके विभिन्न अवयव अलग अलग प्रावस्थाओं में
प्रावस्थाओं में होते हैं उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण ले लिया दूध, बादल, धुआं आदि। हम देखते हैं कि दूध में जल भी होता है, इसमें कैल्शियम के कण होते हैं, वो जो ठोस अवस्था में होते हैं और इसमें तैरते रहते हैं। इसी प्रकार दूध में वसा भी तैरती रहती है। तो जल की अवस्था द्रव होती है यहाँ पर, और वसा है वो ठोस रूप में होती है, छोटे छोटे कणों के रूप में। इस प्रकार इसको विषमांगी मिश्रण कह सकते हैं दूध को। इसी तरह बादल है, बादल में भी जल के कण मौजूद होते हैं और वायु की होती है, जल की भाप भी होती है, जल के कण भी होते हैं। और इसी प्रकार धुआं जो होती है, धुआं में जो कार्बन के जो कण होते हैं वो तैरते रहते हैं। इस प्रकार के ये तीनों ही जो मिश्रण है वो विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो इस तरह से मिश्रण दो प्रकार